देखिए ये जो डिमांड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे आज, ये चैप्टर 3, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 है, जो कि क्लास 11-12 के लिए इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हो या आईसीएसई के लिए के हो, इकोनॉमिक्स अगर आपका सब्जेक्ट है तो आपको डिमांड चैप्टर तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए आज हम लोग चैप्टर 3 डिमांड चैप्टर को बेसिक से लेके जितना भी क्वेश्चंस जिस टाइप के पूछ जाते हैं पूरा चैप्टर हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले डिमांड क्या है? तो डिमांड क्या है? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है, किसी भी कमोडिटी का एक क्वांटिटी, ठीक है, जिसको क्या करता है, इंडिविजुअल इंसान क्या करता है, डिमांड करता है, ठीक है। डिमांड इज अ क्वांटिटी है किसी भी कमोडिटी का जहां पे कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर कौन हुआ, आप, हम, जितने भी लोग हैं जो दुकान जाएंगे खरीदने की इच्छा रखते हैं, ठीक है, तो जो भी विलिंग है वो सारे क्या कंज्यूमर है, ठीक है, एंड एबल, वो पैसे पे करने को क्या एबल भी है, सक्षम भी है, ठीक है, बाय खरीद करने के लिए ईच पॉसिबल प्राइस, ठीक है, जो भी प्राइस है किसी कमोडिटी का वहां पर कंज्यूमर है, वो एबल भी है, वो विलिंग भी है उस कमोडिटी को खरीदने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग ने यहाँ पे लिखा है, डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय, ठीक है, वो विलिंग भी है और एबल, उसकी इच्छा भी है, उसके पास पैसे भी है कि उस सामान को खरीद सके, वो क्या होता है, डिमांड होता है, ठीक है। और जो भी प्राइस है उसी प्राइस में खरीद सके, ये क्या है, डिमांड, ठीक है। डिमांड भी दो टाइप का होता है, फर्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड, सेकेंड इज मार्केट डिमांड। देखिए इंडिविजुअल डिमांड क्या है, मान लीजिए मैं डिमांड कर रही हूँ, ठीक है, मैं अकेले इंसान हूँ, इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है, जो डिमांड करता है, ठीक है, कुछ भी राइस का, वीट का, आप दाल ले लीजिए, किसी भी चीज का, किसी भी कमोडिटी का एक इंडिविजुअल इंसान डिमांड करता है तो वो इंडिविजुअल डिमांड कहलाता है। जब डिमांड ये मार्केट डिमांड है, डी ए, ठीक है, डी बी, मैं ऐसे रख देती हूँ, डी सी, जब पर्सन ए बी सी डी, मतलब जो सोसाइटी में जितने लोग हैं सारे के डिमांड को ऐड कर देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड, ठीक है। जब सारे जो भी एक सोसाइटी में, एक कंट्री में, एक नेशन में, एक विलेज में, एक सिटी में सारे इंसान के जो डिमांड को अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है मार्केट डिमांड, ठीक है। लेकिन अगर हम एक इंडिविजुअल पर्सन की बात करते हैं, एक इंडिविजुअल का डिमांड की बात करते हैं तो वो बनता है इंडिविजुअल डिमांड। जब डिमांड ए एक इंसान है, बी एक इंसान है, सी एक इंसान, डी एक इंसान, सबके डिमांड को आप ऐड कर दीजिए तो वो क्या बन जाएगा, आपका मार्केट डिमांड बन जाएगा, ठीक है। तो डिमांड जनरली टू टाइप्स के, एक इंडिविजुअल डिमांड, एक सिंगल, एक नॉर्मल, एक सिंगल इंसान का डिमांड और एक सोसाइटी का डिमांड, ठीक है। सिंगल आदमी का, एक इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल डिमांड, और एक सोसाइटी की डिमांड को हम लोग क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड, ठीक है। अब डिमांड और उसके डिमांड कितने टाइप की होती है ये आप तो समझ गए। अब हम लोग देखेंगे डिमांड का फंक्शन, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन रेफर्स टू दी फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड, द फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है। तो डिमांड का फंक्शन, ठीक है, डिमांड के कुछ फंक्शन है जो कि अफेक्ट करते हैं डिमांड को। यहाँ पे लिखा हुआ इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि डिमांड को असर करते हैं, अफेक्ट करते हैं, जिसमें से कौन से हैं, सबसे पहला प्राइस, ठीक है। मान लीजिए आपको आइसक्रीम खाना पसंद है, आपको चोकोबार खाना पसंद है, आपको कोई भी आइसक्रीम आप ले सकते हैं जो भी आपको पसंद है, ठीक है। अब वो जो आइसक्रीम जो आपको पसंद है वो पहले मान लीजिए कि 50 रुपये मिलता था, ठीक है। अब उसका प्राइस मान लीजिए कि 60 हो गया, 60 हो गया, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे महंगा आ रहा है, थोड़ा इससे सस्ता वाला खरीद लेते, 60 हो गया, अब कोई 50 में जो भी आइसक्रीम अवेलेबल होगा आप वो ले लेंगे, ठीक है। तो ये जो होता है ना प्राइस,
वो डिमांड को अफेक्ट करता है, बहुत मतलब बहुत करता है अफेक्ट, ठीक है। उसके बाद इंसान का टेस्ट, इनकम, ठीक है, यहाँ पे है PX मैंने लिखा है, देखिए यहाँ पे मैंने सबको लिख दिया, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी एक्स, एक्स कमोडिटी का प्राइस, ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ठीक है, रिलेटेड गुड का प्राइस, ठीक है, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ठीक है, ई मैंने लिखा है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, ठीक है। तो देखिए प्राइस को ये जितने भी मैंने लिखे फंक्शन ऑफ PX, PT, Y, TE, जितने कुछ भी लिखे यहाँ पे सब डिमांड को अफेक्ट करता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस अफेक्ट करता है। अगर फ्यूचर में प्राइस चेंज होने वाला है, फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन अगर लोग रखें कि नहीं इस साल ठंड कम पड़ेगी, तो लोग का जो होता है ना कि अभी करंट वाला जो डिमांड वो लोग ज़्यादा कर लेंगे, फ्यूचर में नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ना फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी प्राइस को अफेक्ट करता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी प्राइस को अफेक्ट करता है। इनकम तो बहुत बड़ा फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करता है। इनकम बहुत बड़ा फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करता है, प्राइस अफेक्ट करता है, प्राइस भी डिमांड को अफेक्ट करता है, अभी मैंने बताया। फिर टेस्ट, इंसान का टेस्ट बदल जाए, ठीक है। इंसान को मान लीजिए कि अभी नॉर्मल इंसान को अगर कुछ और पसंद है, ठीक है, अगर इंसान को मान लीजिए राजमा पसंद है, ठीक है, अब उसका टेस्ट चेंज हो गया, अब उसको राजमा नहीं पसंद, तो उसका डिमांड कम हो जाएगा। तो इस तरीके से इंसान का जो भी टेस्ट है वो भी डिमांड को अफेक्ट करता है। इनकम बहुत बड़ा फैक्टर, इनकम भी अफेक्ट करता है। मान लीजिए आपकी सैलरी है 1 लाख, ठीक है, 1 लाख आपकी सैलरी है, और अगर आप जो भी खर्च करेंगे तो इस 1 लाख के अंदर ही करेंगे। कुछ ऐसा लग्जरी गुड आ गया जो 1 लाख से भी ऊपर है, आपका सेविंग नहीं बचा, तो आप करेंगे नहीं करेंगे। तो इनकम भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि डिमांड को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग। ये सारे फैक्टर मैंने यहाँ पे लिखा FDX, PTT, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड को अफेक्ट करते हैं। एक पॉइंट आपका एक पॉइंट आ जाएगा फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, ठीक है, वो भी मैं बता दूंगी, इसी का होगा। यही सब चीज आते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस अब याद रख लीजिए, इनकम याद रख लीजिए, प्राइजेस याद रख लीजिए, यही सब पॉइंट को आप बस पॉइंट याद रखिए। आप उतना ज़्यादा आप नहीं पढ़ पाएंगे, याद कर पाएंगे, पॉइंट्स याद रहेगा, अंदर वाले टॉपिक्स याद रहेंगे, तो आप आराम से लिख लेंगे, ठीक है। डिमांड स्केड्यूल, तो यहाँ पर चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं डिमांड स्केड्यूल। अभी आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ मैं, इसमें क्या होगा, आपको डिमांड स्केड्यूल का डेफिनेशन अगर याद होगा तो इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड का डेफिनेशन आपको याद करने का जरूरत नहीं है, और ये भी जरूरत नहीं है, मैं समझा रही हूँ कैसे करते। जैसे कि अभी तक हम लोग ने डिमांड फंक्शन, डिमांड का डेफिनेशन वो सब पढ़ लिया, अभी हम लोग पढ़ रहे डिमांड स्केड्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए डिमांड स्केड्यूल मतलब टेबल, एक टेबल होता है। डिमांड स्केड्यूल क्या होता है, एक टेबल होता है, ठीक है। तो टेबल यहाँ पे देखिए मैंने डेफिनेशन क्या लिखा है, डिमांड स्केड्यूल इज अ फॉर्म ऑफ टेबल। ये क्या है, डिमांड का स्केड्यूल क्या है, एक टेबल है, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड। देखिए जो टेबल है ये, इसके अंदर दो ही चीज है, एक है क्वांटिटी और दूसरा है प्राइस। तो डिमांड स्केड्यूल क्या बताता है, सिर्फ दो चीज बताता है, एक प्राइस, दूसरा क्वांटिटी। तो आपको इसी पे फोकस करना है, आपको ये डेफिनेशन थोड़ा सा समझना है। डिमांड स्केड्यूल क्या है, फॉर्म ऑफ टेबल है, टेबल का फॉर्म है, जो क्या चीज बताता है, जो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड एंड डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस, ठीक है, सिंपल है। अब डिमांड स्केड्यूल का दो टाइप है, एक इंडिविजुअल एंड एक मार्केट डिमांड। अब सोचेंगे अब इसका डेफिनेशन तो हमको याद करना पड़ेगा, बिल्कुल याद नहीं करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। देखिए आपको ये वाला समझ में आ गया, अब इसी से आप इसका डेफिनेशन भी बना लेंगे, इसी से आप इसका डेफिनेशन बना लेंगे खुद से, ठीक है। कैसे, देखिए डिमांड स्केड्यूल का, मान लीजिए डिमांड स्केड्यूल में इंडिविजुअल डिमांड का आपको डेफिनेशन लिखना, आपको नहीं पता है क्या होता है, आपको ये पता है तो आप बस इतना करिए, डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड एंड डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस। यहाँ पे बस जोड़ दीजिए बाय एन इंडिविजुअल, ये जोड़ दीजिएगा तो आपका क्या बन गया, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल का डेफिनेशन। डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड एंड डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस
बाय एन इंडिविजुअल, क्या होता है इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल मतलब क्या है कि डिफरेंट हम लोग क्वांटिटी का डिमांड करें, डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस का डिमांड करें, पर कौन करता है, एक इंडिविजुअल आदमी करता है, तो इसको क्या बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। अगर हम बात करें मार्केट डिमांड की तो मैंने वो भी बताया हुआ है। मार्केट डिमांड मतलब एक सोसाइटी का डिमांड जिसमें ए बी सी डी ई ना जाने कितने सारे लोग एक सोसाइटी में रहते, सबको डिमांड करते, सबका डिमांड को जोड़ दीजिए तो मार्केट डिमांड बनता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसी डेफिनेशन से हम लोग मार्केट डिमांड का भी डेफिनेशन बना लेंगे। जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड एंड डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस बाय एन सोसाइटी, इतना लिख दीजिए, काफी है, काम हो जाएगा आपका। मार्केट डिमांड स्केड्यूल का भी बन गया आपका डेफिनेशन, ठीक है। तो आपको एग्जाम में डिमांड चैप्टर इतना बड़ा है, अगर आपको क्वेश्चंस आए तो आपको हर टाइम याद नहीं रहता है। इसी ट्रिक का यूज करके आप इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल एंड मार्केट डिमांड स्केड्यूल दोनों का ही आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब टेबल की बात करें, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल में प्राइस है और सिर्फ एक इंसान का यहाँ पे डिमांड, 1 रुपये में 10 डिमांड कर रहा है, 2 रुपये में 8 डिमांड कर रहा है, 3 रुपये में 6 डिमांड कर रहा है, तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल आदमी का डिमांड है, क्योंकि ये क्या है इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल है। डेफिनेशन बनाना मैंने सिखा दिया अभी। मार्केट डिमांड स्केड्यूल की अगर हम बात करें, यहाँ पर पर्सन ए बी सी डी, ए बी से 3 लोग मैंने लिया है, सोसाइटी में बहुत सारे लोग होते, सब सारे इंसान को जोड़ दीजिए, ठीक है, सबका डिमांड को जोड़ दीजिए तो क्या बनता है मार्केट डिमांड बनता है। तो ये मैंने इसका स्केड्यूल दोनों का बना दिया इंडिविजुअल। इसमें एक ही लिखा है डी ए, क्योंकि ये इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल इंसान का डिमांड है, और यहाँ पर मैंने 3 लिखा है क्योंकि यहाँ पे आप और भी लिख सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं और जब पूरे सोसाइटी की डिमांड की बात करते हैं तो क्या बनता है मार्केट डिमांड स्केड्यूल, ठीक है। देखिए डिमांड स्केड्यूल हम लोग ने देख लिया, अब डिमांड कर्व देखेंगे, ठीक है। तो डिमांड कर्व में क्या है, वही डिमांड स्केड्यूल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकल, ठीक है। अगर हम लोग डिमांड स्केड्यूल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं डिमांड कर्व बोलते हैं। और अगर डिमांड कर्व की अगर हम बात करें तो इसमें भी 2 टाइप आ गए, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड सेकेंड इज मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व में सेम डेफिनेशन हो जाएगा कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, ठीक है। सेम डेफिनेशन है कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या करता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल का, ठीक है। और अगर हम मार्केट की बात करें सेम डेफिनेशन, बस हम यहाँ पे लिख देंगे मार्केट डिमांड स्केड्यूल, क्योंकि इंडिविजुअल में एक इंसान की बात कर रहे हैं, मार्केट में हम लोग पूरी सोसाइटी की बात कर रहे हैं। देखिए मार्केट में बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए कर्व, देखिए यहाँ पे डी ए डी बी, यहाँ पर एक और बना सकते थे डी सी, यहाँ पे हो जाएगा मार्केट डिमांड, ठीक है। तो मार्केट डिमांड में देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों का डिमांड होता है, मार्केट डिमांड में इंडिविजुअल में एक इंसान का डिमांड होता है, ठीक है। डेफिनेशन आपका सेम होगा, बस यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा मार्केट डिमांड हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको खत्म करने के बाद हम लोग लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, जो कि इसी चैप्टर का पार्ट है लॉ ऑफ डिमांड, जो कि मैंने बहुत बारी पहले भी रील्स में भी वीडियोस में भी बताया है। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, बहुत सिंपल है, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। इतना याद रखिएगा कि इनवर्स रिलेशन होता है किसके बीच में, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच में। मैंने यहाँ पे पूरा डेफिनेशन लिख रखा है, देखिए अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, ये अदर थिंग सेम है, यहाँ पे कांस्टेंट है। इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज डिमांड क्या हो गया डिक्रीज, सेम वही बात बोला गया है, बस यहाँ पे बुक के लैंग्वेज में है। प्राइस आपका इंक्रीज होगा, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगा, प्राइस आपका डिक्रीज होगा, क्वांटिटी डिमांड आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। तो सेम चीज है, बस यहाँ पे बुक की लैंग्वेज में लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है
कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, ठीक है। नेगेटिव रिलेशन होता है प्राइस एंड डिमांड के बीच में, उल्टा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो चेंजेस आते हैं वो किस डायरेक्शन में आते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चेंजेस आते हैं। इसलिए लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा, अपोजिट रिलेशन होगा, नेगेटिव रिलेशन होगा, ठीक है। अब देखिए इसका मैंने एक छोटा सा स्केड्यूल बनाया। देखिए ये प्राइस है 1 2 3 4, ये है आपका डिमांड 10 8 6 4, ठीक है। अब देखिए प्राइस आपका बढ़ रहा है, डिमांड आपका घट रहा है। तो मैंने यहाँ पे बताया कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। प्राइस अगर बढ़ता है तो क्वांटिटी क्या होता है, घटता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने डिमांड का कर्व बना दिया, ठीक है। ये देखिए ये कहाँ जा रहा है, ये देखिए डाउनवर्ड है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, इसलिए क्या बनेगा, डिमांड का जो कर्व बनेगा वो बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग, नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में कैसा रिलेशन होगा, अपोजिट रिलेशन होगा। देखिए अब यहाँ पे इसके बाद का टॉपिक था मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ठीक है। ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये डिमांड कर्व के अंदर भी आता है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अगर डिमांड कर्व में मूवमेंट आएगा तो उससे क्या होगा वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले दो चीज है यहाँ पे, डिमांड में मूवमेंट आता है, इसमें एक है एक्सपेंशन इन डिमांड, सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ठीक है। दोनों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मूवमेंट इन डिमांड कर्व में। तो देखिए एक्सपेंशन इन डिमांड की बात करें तो डिमांड दो बार मूव करेगा, एक बार ऊपर की तरफ जाएगा, एक बार नीचे की तरफ जाएगा, दोनों का अलग अलग नाम है, ठीक है। हम देख रहे हैं एक्सपेंशन इन डिमांड, ठीक है। एक्सपेंशन इन डिमांड में डिमांड कर्व जा रहा है ए से बी, ठीक है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं, एक्सपेंशन इन डिमांड कर्व में क्या होगा। देखिए क्वांटिटी डिमांड इसमें राइज कर रहा है OQ से OQ1, देखिए OQ से OQ1 आपका जा रहा है क्वांटिटी डिमांड, जो कि इतना डिमांड था अब हो गया इतना, ठीक है। अभी डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, पहले कितना डिमांड था O से Q, अब हो गया OQ1, ठीक है। OQ से क्या हो गया OQ1। अब डिमांड कब बढ़ता है, जब प्राइस आपका क्या हो जाता है, घट जाता है। तो एक्सपेंशन इन डिमांड में क्या होता है, डिमांड बढ़ता है क्योंकि प्राइस घट जा रहा है, डिमांड बढ़ता है क्योंकि प्राइस घट जा रहा है। देखिए यहाँ पे डिमांड OQ से OQ1 बढ़ा क्योंकि प्राइस आपका यहाँ पे देखिए फॉल कर रहा है, OP से OP पहले प्राइस था, अब हो गया OP1, ठीक है। प्राइस आपका इतना था अब हो गया इतना, जिसके कारण डिमांड इतना OQ से बढ़ गया OQ1, ठीक है। जब डिमांड बढ़ जाता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड, और इसका जस्ट अपोजिट है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड है, यहाँ पे क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट करता है A to C, यहाँ A से C मूवमेंट किया अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट की। यहाँ पे देखिए लिखा है मैंने क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज कर रहा है OQ से OQ2। क्वांटिटी डिमांड पहले क्या था, OQ था, अब डिक्रीज हो गया OQ2 हो गया। क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज कब करता है, जब प्राइस आपका बढ़ जाता है। यहाँ पर मैंने लिखा देखिए प्राइस आपका बढ़ गया है OP से OP2, प्राइस आपका बढ़ा OP से OP2, जिसके कारण क्या हो गया, आपका डिमांड क्या हो गया, घट गया। जब भी प्राइस आपका बढ़ता है तो डिमांड आपका घटता है, जब डिमांड घटेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। जब डिमांड बढ़ेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन इन डिमांड। डायग्राम आपको समझ में आ गया, डायग्राम को समझ में आ गया ना। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो मैं एक बार और बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले आपका एक्सपेंशन इन डिमांड था, जहां पर आपका क्या होता था, क्वांटिटी डिमांड आपका बढ़ता था OQ से, यहाँ से OQ से OQ1। क्यों बढ़ा, क्योंकि आपका प्राइस क्या हो गया, घट गया। जैसे कि प्राइस यहाँ पे OP था, अब हो गया OP1, ठीक है। ये जहां पे डिमांड यहाँ पे बढ़ा था इसका नाम पड़ गया एक्सपेंशन डिमांड। अब इसका उल्टा कर दिया कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, तो यहाँ पे क्या होगा, डिमांड आपका घट जाएगा, OQ से OQ2 हुआ क्योंकि आपका प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। देखिए वहां पे भी है OP से OP2 हो गया, तो इसको क्या बोले, कॉन्ट्रैक्शन डिमांड। वेरी सिंपल, एक्सपेंशन में डिमांड बढ़ता है, कॉन्ट्रैक्शन में डिमांड घटता है, ठीक है।
देखिए शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ये इसको चेंज इन डिमांड कर्व भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो यहाँ पर एक चीज याद रखने वाली है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व हम लोग ने पढ़ा, वहाँ पे प्राइस भी चेंज होता था, क्वांटिटी डिमांड भी चेंज होता था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्राइस कांस्टेंट होगा, सिर्फ डिमांड में चेंजेस आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, प्राइस है, यहाँ पे पी होगा, ये आपका क्या है, प्राइस है जो कि आपका कांस्टेंट है, सिर्फ चेंज हो रहा है डिमांड। ठीक है, देखिए इंक्रीज इन डिमांड क्या है, राइटवर्ड शिफ्ट होगा डिमांड, मतलब डिमांड बढ़ेगा इंक्रीज इन डिमांड में। देखिए राइटवर्ड शिफ्ट फॉर डिमांड आप देख सकते हैं, ये कहाँ गया, इधर राइटवर्ड गया, तो ये क्या हो गया आपका, इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, प्राइस क्या आपका सेम है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो देखिए राइटवर्ड शिफ्ट फॉर डिमांड डी, ये वाला क्या है, डी डी है, यहाँ से शिफ्ट करके D1 D1। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका क्वांटिटी भी चेंज हो गया, OQ से OQ बना, आपका क्वांटिटी पहले इतना था, अब बढ़ गया इतना। ठीक है, तो आप बस इतना याद रखिए इंक्रीज इन डिमांड में कि प्राइस आपका कांस्टेंट रहेगा, आपका डिमांड कर्व चेंज होगा, डी ये वाला डी से D1। ठीक है, और आपका क्वांटिटी पहले जो OQ था अब हो जाएगा OQ1। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद देखते हैं, ये आपका क्या हो गया, इंक्रीज इन डिमांड। यहाँ पे आप याद रखिए आपका डिमांड कर्व किधर जा रहा है, इंक्रीज में राइट जाता है, डिक्रीज में लेफ्ट जाता है। आप कोई भी डिमांड, कोई भी कर्व देखेंगे, इंक्रीज में अगर हम बात करें तो वो हमेशा राइट की तरफ जाएगा। देखिए ये कर्व भी कहाँ जा रहा है, राइट की तरफ, D1 क्या आपका इंक्रीज इन डिमांड। अगर हम बात करें D2 की, तो ये आपको क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, तो आपको इंक्रीज इन डिमांड समझ में आ गया, प्राइस कांस्टेंट है, सिर्फ क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, क्वांटिटी आपका बढ़ जा रहा है, तो डिमांड कर्व आपको क्या हो जा रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा है। अगर हम बात करें डिक्रीज इन डिमांड की, प्राइस कांस्टेंट है, D2 आपका क्या हो गया, इधर लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया। ठीक है, आपको क्वांटिटी भी घट गया, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है OQ से OQQ हो गया, यहाँ पे देखिए OQ, यहाँ पे देखिए OQ से क्वांटिटी घट के OQ2। पहले इतना क्वांटिटी डिमांड करते हैं, अब इतना ही सा क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, मतलब कि आपका डिमांड कर कहाँ शिफ्ट करेगा, लेफ्टवर्ड, जैसे कि D2 से D2 शिफ्ट कर गया। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, इसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। और ये लाइन जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर एट द सेम प्राइस ओपी, सेम प्राइस, यहाँ पे भी आपको यही सेम लाइन आपको यहाँ पर भी लिख लेना है अगर शिफ्ट इन डिमांड कर्व आया। ठीक है, तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व आपको डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, कंपैरिजन में भी, मतलब मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व वर्सेस में भी पूछ सकते हैं, डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, वैसे तो पूरा डिमांड चैप्टर भी ही इंपॉर्टेंट है आपका क्लास 12 के लिए, इसके लिए आपके MCQs क्वेश्चंस भी बनते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी पूरे चैप्टर से बनते हैं, इसलिए पूरा चैप्टर जो भी मैंने आज पढ़ाया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्लास 12 का एग्ज़ाम करीब है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िए। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ, और आज हम लोग ने होल डिमांड चैप्टर को सारे टॉपिक्स पढ़े। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है, कहीं पर भी कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये पूरा डिमांड चैप्टर हो गया, ये पूरा चैप्टर आप बहुत ध्यान से पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए, इस चैप्टर से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे क्लास 12 के पेपर में। ओके, अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ।